हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ये घटना चक्र की प्रैक्टिस टेस्ट आपके आने वाले एग्जाम में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025। दोस्तों, हम लोगों के पास समय बहुत कम है और इन सीमित समय में हम लोग कुछ ऐसा पढ़ें जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लाभकारी सिद्ध हो। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो भी पढ़ा, जहां से भी पढ़ा, इसको प्रूव करने के लिए हम कितने पानी में हैं, आखिर यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम हम देने जा रहे हैं तो इसके लिए हम कितना तैयार हैं। तो आपको दोस्तों आपको ये टेस्टिंग के लिए एक बहुत बड़ा तरीका होता है कि एक जो बहुत ही भरोसेमंद, बहुत ही विश्वसनीय संस्था, उसका आप टेस्ट सीरीज लगाएं। टेस्ट सीरीज से अपने आप को तौलिए कि हम कहां हैं। तो दोस्तों, यही घटना चक्र ने, आप लोग जानते हैं, बहुत ही भरोसेमंद, इन्होंने 5 सेट का ये प्रैक्टिस टेस्ट निकाला है सामान्य अध्ययन की ये टेस्ट सीरीज है 5 सेट का। तो इसमें से जो पहला है वही मैं आपको करवाने जा रहा हूं। पहला टेस्ट सीरीज दोस्तों सामान्य अध्ययन की। आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि ये प्रश्न उसी तरह से बने जैसे हम लोग कहते हैं सेडो प्रश्न। सेडो प्रश्न मतलब जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न आते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाया गया है। इसमें दोस्तों आप देखेंगे जो भी चीजें, जो भी घटनाएं, समसामयिक घटनाएं चर्चा में थी, बहुत ज्यादा उन्हीं समसामयिक घटनाओं के आधार पर सारे प्रश्न बनाए गए हैं। इससे आपको अंदाजा लग जाए, क्योंकि दोस्तों जो भी आयोग आजकल प्रश्न पूछ रहा है वो इसी आधार पर पूछता है, चाहे वो आपको करंट लगे, चाहे वो फिर आपको स्टैटिक्स लगे, जीएस लगे, वो चीजें वहीं से पूछी जाती हैं जो चीजें करंट अफेयर्स में यानी समसामयिक घटनाओं में चर्चा में होती है। तो आप देखेंगे कि जितने भी प्रश्न हैं सब के सब प्रश्न उन्हीं समसामयिक घटनाओं के आधार पर ही बनाए गए हैं। तो चले हम लोग पहला प्रैक्टिस टेस्ट देखते हैं। बहुत अच्छा। तो आप लोग यहां देख सकते हैं ये घटना चक्र की ये पहली प्रैक्टिस टेस्ट है सामान्य अध्ययन की। तो चले हम लोग शुरू करते हैं। बहुत अच्छा। तो हम लोग पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं और ज्यादा समय नहीं लगे। उम्मीद है कि आपकी तैयारी हो गई होगी। सिर्फ हमें नए नए बेहतरीन प्रश्नों से परिचय करवाना है कि आपको किस टाइप्स के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किसके लिए आपको तैयार रहना है। तो इसमें पूछा जा रहा है भारत से निर्यात होने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण समुद्री खाद्य कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं, कुछ लोग तो मछली वगैरह लगा देंगे, नहीं दोस्तों, झींगा है। ऑप्शन नंबर ए, झींगा सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा किसको निर्यात होता है तो अमेरिका को होता है। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में आपको दोस्तों ये क्रोनोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है। बहुत अच्छा आप लोग कर लेंगे, क्योंकि आजकल क्रोनोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न पूछने का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल चुका है। तो उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ की दिशा में निम्नलिखित पहाड़ियों का सही क्रम बताना है। यानी सबसे पहले वो नॉर्थ में हो, फिर उसके साउथ में हो, फिर उसके साउथ में, यानी आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेंड क्रोनोलॉजी में बताना है। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा पता चल गया होगा, ऐसे थोड़ा सा भारत ये सब साउथ की जो है पहाड़ियां हैं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ इधर आंध्र प्रदेश के आसपास इधर नल्ला मलाई हो जाएगा, फिर इधर जावडी, फिर नीलगिरी, और अंत में आपको तो मालूम होगा अन्नामलाई। तो नल्ला मलाई अन्नामलाई में अंतर मत होइएगा। नल्ला यन यन जो है वो नॉर्थ में है और अन्नामलाई जो है वो साउथ में है। तो यहाँ अन्नामलाई है, तो आपको लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ। तो यहाँ पर दो जगह है, तो यहाँ ये नहीं होगा, जावडी फिर नीलगिरी। यस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अन्नामलाई, जावडी, नीलगिरी और नल्ला मलाई। तो आप लोग एक बार मैप में देख लेंगे तो आपके दिमाग में बन जाएगा। और हम लोग कुछ ऐसे जो छोटी मोटी ट्रिक्स का भी यूज करेंगे जिससे वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक बना रहे। तो जो चीजें भूलने वाली होती हैं, कंफ्यूज करने वाली होती हैं। तो तीसरा में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। तो कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है दोस्तों, उसको हमें बताना है। तो आप लोग तो जानते हैं नंदा देवी भी है, नंगापी पर्वत है, कामेट है। तो आप लोग गुरला मानधता के बारे में जानते हैं या नहीं जानते उससे नहीं मतलब, आप लोग एक मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, उसको लगाकर कर सकते हैं। तो इसको तो आप लोग जानते ही हैं, नंदा देवी, नंगा पर्वत और ये कामेट। तो यहाँ ये गुरला मानधता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे के दोस्तों अगर हम लोग चौथा वाला देखें तो इसमें करें कच्छ का भूदृश्य कैसा है। तो कच्छ आप लोग जानते हैं गुजरात में, उसका भूदृश्य कैसा है ये हमको बताना है। तो पहाड़ी तो बिल्कुल नहीं है, तनी मनी कहीं है, लेकिन हम इसको न के बराबर मानेंगे। केवल बालू बालू है, लेकिन केवल बालू नहीं है। अच्छी फसल वाली उपजाऊ मिट्टी भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, निम्नतम निम्नतम मतलब निम्नस्थ समतल और बालुकामय मैदान है एक तरह का।
ऑप्शन नंबर ए यही हो जाएगा। तो आप भी प्रश्न को देखते हैं। पांचवें प्रश्न में दोस्तों आपको पदुचेरी के बारे में पूछा जा रहा है कि पदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं पदुचेरी का क्षेत्र 3 राज्यों में विभाजित है। इसके बारे में आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा कि कैसे यह फ्रांसीसियों के कब्जे में था, कैसे छुड़ाया गया पदुचेरी। यह 3 राज्यों में फैला हुआ है। 3 राज्य वो कौन कौन से हैं दोस्तों, आप लोगों को बता दें, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में ये पदुचेरी फैला हुआ है, विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। छठवें वाले को दोस्तों अगर हम लोग देखें तो निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी क्रियाशील है यानी सक्रिय है। तो आपको सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में बताना है। तो दोस्तों एक तो हो जाएगा एटना जो इटली में है, और ये विसुवियस ये भी इटली में है। तो इटना और विसुवियस यहाँ जो है दोस्तों ये आपके मतलब सक्रिय है यानी क्रियाशील है। और एकांगुआ और किलीमंजारो ये सब सक्रिय नहीं है। तो नाम में ही इसके किली लगा है यानी किल हो गया है, मर चुका है। जो सक्रिय नहीं है एकांगुआ, तो ये भी नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं 2 और 4 केवल है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो 7वें वाले में आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है। तो रिंग ऑफ फायर आप लोग जानते हैं दोस्तों प्रशांत महासागर में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमेशा ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप आते रहते हैं, ये है। तो 7वें वाले को आप कह सकते हैं कि हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए। तो कह सकते हैं 1 2 3, क्योंकि दोस्तों भूकंप भी आता है, ज्वालामुखी होता है और प्रशांत महासागर से संबंध है, जंगल की आग ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हम कह सकते हैं 7वें का हमारा ए होगा। 8वें वाले को देखें दोस्तों अगर हम लोग तो 8वें वाले में करें किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा प्रश्न है बच्चों वाला, तो आप अल्टीमीटर कह सकते हैं यहाँ पर। और बैरोमीटर के बारे में पूछा जाता है तो जानते हैं ये मतलब वायु दाब मापने के लिए काम आता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं। और यहाँ ऑक्सीमीटर जो पूछा जा रहा है तो शरीर के लेवल में ऑक्सीजन वगैरह का मतलब नापने के लिए बताया जाता है ये। 9वें प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है एक कंसेप्चुअल प्रश्न है कि हमें चंद्रमा का केवल एक ही छोर दिखाई देता है, क्यों। क्यों दोस्तों ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा अपने पक्ष पर जैसे घूर्णन करता है वो पृथ्वी के चारों ओर इस तरीके से परिक्रमण करता है कि उसके पृथ्वी के परिक्रमण की अवधि के बराबर कोई चीज उसी के बराबर घूम रही है, तो हमेशा वो आप वो एक ही चीज देख पाएंगे, अगला नहीं देख पाएंगे। तो यही है यहाँ चंद्रमा अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों तरफ इसके परिक्रमण की अवधि के बराबर है, यानी जिस अवधि से पृथ्वी घूर्णन करती है उसी अवधि से चंद्रमा भी करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको केवल एक ही हिस्सा दिखाई देगा क्योंकि आप पृथ्वी पर हैं। आगे अगर हम लोग देखें 10वें वाले में तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कथन कारण वाले प्रश्न है। कथन दे दिया, कारण दे दिए हैं, बताना है सही कौन सा है। तो नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। यस दोस्तों बिल्कुल सही, क्योंकि जो आइसक्रीम आप लोग खाते हो उसमें नमक मिलाया रहता है, क्योंकि वो पिघले ना, नमक मिला देते हैं तो उसमें 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है और बर्फ पिघलने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो ये वाला बात आपकी बिल्कुल सही हो गई। और यहाँ कह रहे हैं कि नमक बर्फ में हिमांक को बढ़ा देता है, नहीं भाई घटा देता है, तो हिमांक को घटा देता है। तो ये कारण है यहाँ पर। तो आपका जो आंसर होगा सी वाला हो जाएगा, 10वें का सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग 11वें वाले को देखें तो फिर वही कथन कारण वाले प्रश्न है। बहुत अच्छा। कथन कारण कह रहे हैं कि मानव में संतान का लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। तो ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, गलत है, क्योंकि ये लिंग निर्धारण में पुरुषों की मुख्य भूमिका होती है, स्त्रियों की नहीं, क्योंकि स्त्रियों में केवल ये XX क्रोमोसोम पाया जाता है और पुरुषों में XY पाया जाता है। तो जानते हैं यहाँ से जब Y जाता है तब पुत्र पैदा होता है, और पुरुषों का जब ये इंक्लूड होता है X तो वहां पर मतलब लड़की पैदा होती है। तो वहां पर ये तो पहला गलत हो गया, इसलिए कह रहे हैं स्त्रियों में 2 X गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यस ये वाला तो सही है, ऊपर वाला गलत हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ए गलत है, आर सही है। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों कह रहे हैं कि पैथोजन जो एक सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। तो ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में थी दोस्तों, पैथोजन एक सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। तो ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो राइनो वायरस, राइनो वायरस क्या है दोस्तों, जैसे आपको सर्दी जुकाम होता है तो अभी तक सर्दी जुकाम के लिए कोई स्पेसिफिक दवा नहीं बनी थी। तो यहाँ से आप दिमाग में अभी बना सकते हो, सर्दी जुकाम में क्या होता है, हमारे नाक से पानी बहता है। तो यहाँ नो लिखा है, राइनो, तो नो से नोज ऐसे आप समझ लीजिएगा।
तो पैथोजन किसके लिए है? राइनो वायरस। राइनो वायरस ये क्या है? ये सर्दी जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसी के लिए ऑप्शन नंबर बी। तो आगे अगर हम लोग देखें 13 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं कि 13 वाले में आपसे पूछा जा रहा है कि दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय यानी इन्फेक्शंस बीमारियां हैं, यानी फैलने वाली बीमारियां हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर दुधारू पशुओं में निम्नलिखित दुधारू पशुओं में बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय बीमारी है। तो एक तो आप लोग जानते हैं फुट एवं माउथ डिसीज, ये वाला हो जाएगा आपका, यस ये तो बिल्कुल है। और एंथ्रेक्स और ब्लैक क्वार्टर और यहाँ पर काउपॉक्स, सभी के सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13वें का आपका ये डी हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें को, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये प्रश्न दोस्तों बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, हर एक एग्जाम में लगभग पूछा भी जाता है ये। तो कह रहे हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें उसे बताना है जो मिसमैच है, सुमेलित नहीं है। तो धान में कह रहे हैं धान में नीलहरी शैवाल पाया जाता है, जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, यस ये तो अपनी जगह पे सही है। मटर में दोस्तों आप लोग जानते हैं राइजोबियम पाया जाता है, राइजोबियम। लेग्यूमिनेरेसम, तो जिसे हम लोग शॉर्टकट में राइजोबियम कह देते हैं, तो इसका एक ट्रिक होता है याद करने के लिए, राम। तो रा से राइजोबियम, म से मटर, तो यहां आप याद रखे रहेंगे तो आपके दिमाग में चल जाएगा। गेहूं में दोस्तों एजोबैक्टर नाम का ये बैक्टीरिया पाया जाता है। तो एजोबैक्टर हमें दिमाग में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी हम लोग मैं जब घर से यहाँ इलाहाबाद से घर जाता हूँ तो देखता हूँ घर पे गेहूं वगैरह बिकता है। तो एक मौर्या जी गेहूं खरीदने आते हैं, हमेशा विक्टर टीवीएस विक्टर नाम की गाड़ी लेकर आते हैं, तो वहां से मेरे दिमाग में ये सेट हो गया। तो बैक्टर से विक्टर, गेहूं खरीदने आते हैं विक्टर लेकर, तो मेरे दिमाग में ऐसा बन गया है। आप भी ऐसे कुछ कनेक्शन याद कर लेंगे तो आपके दिमाग में ये सब भूलेगा नहीं, क्योंकि ये सब कंफ्यूज करने वाला बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर एक दिया है, ये भी तो सही है। यहाँ पर दिया है मक्का एजोला, तो दोस्तों यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी। क्यों गलत है दोस्तों? ये एजोला दोस्तों ये धान से रिलेटेड है, ये धान में पाया जाता है, मक्का में नहीं। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं दिमाग में बनाने के लिए? एजोला, आप लोगों के यहाँ अगर धान की बीज अगर पड़ती होगी खेत में, तो धान का बीज देखते होंगे बाजार से लाते होंगे तो झोला में लाते होंगे, मक्का झोला में नहीं आता है। तो ए जोला, जोला से झोला समझ लीजिए, और धान, तो धान ही झोला में आता है और कोई नहीं। तो यहाँ आपके दिमाग में ये बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे आप भी, आप चाहे जो भी दिमाग में सेट कर ले, इस तरह से कनेक्शन बना लेंगे तो भूलेगा नहीं। हम रटाने पर विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हाँ कुछ ऐसी चीजें होती हैं वो दिमाग में सेट होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर, उत्तर प्रदेश में जो किसी नगर का मेयर होता है वो क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं वो नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य भी होता है, कार्यकारी समिति का पदेन सभापति होता है, यस। लेकिन कार्यपालिका मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, ये गलत है। ये सरकारी का एक अधिकारी होता है वो करता है यहाँ पर। तो ये बात यहाँ पर ये गलत हो जाएगी आपकी। जो चौथा है ये आपका गलत हो जाएगा, केवल 1 2 3 हो जाएगा। तो ये 1 2 3 मतलब ये बी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 15 का बी। आगे जरा हम लोग देखें दोस्तों, ये यहाँ पर 16वें का, तो कह रहे हैं कि कौन सा पंछी बिहार सुमेलित नहीं है। तो पंछी बिहार एक तरफ आपको दे दिया है, दूसरी तरफ स्थान कौन सा सुमेलित नहीं है। समसपुर आप लोग जानते हैं रायबरेली में है। नवाबगंज दोस्तों यहाँ पर ये नवाबगंज है, ये इलाहाबाद में नहीं है, देखते ही गलत हो गया। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी उत्तर है। बखीरा तो संत कबीर नगर, कबीर को सब लोग कबीरा कहते हैं, और यहाँ बखीरा, तो रा और कबीर में कबीर को कबीरा कहते हैं, तो रा यहाँ भी है, रा यहाँ भी है, इससे आप कनेक्शन बना लेंगे, सही है। और सांडी हरदोई, तो एक बार मैं हरदोई में गया था, तो वहाँ 2 सांड बड़े तेजी से लड़ रहे थे, तो मेरे दिमाग में ये बन गया, जब भी देखता हूँ तो याद आ जाता है यहाँ सांडी हरदोई। तो ये भी हो गया। तो नवाबगंज आप लोग जानते हैं ये कहाँ है, कमेंट्स में प्लीज एक बार बता देना कि मैं शॉर्टकट में ये बता दे रहा हूँ कि वहाँ के अभी एक विधायक थे बीजेपी के, वो किसी आरोप में, एक यौन शोषण के आरोप में बंद हैं। तो जो अभी आपको लगे तो आप कमेंट्स में एक बार जरूर बताइएगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो कौन सा समूह पारिस्थितिकी तंत्र में केवल अजैविक तत्व शामिल होते हैं। तो अजैविक तत्व यानी उसमें जीव से संबंधित नहीं है, यानी पेड़ पौधे जीव जंतु नहीं आना चाहिए, अजैविक। तो अजैविक आपसे पूछा है तो आप कह सकते हैं कि घास तो जैविक में आ जाएगा, नहीं होगा। यहाँ कीट भी दे दिया, मेढक, तो ये भी नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएंगे। और यहाँ भी घास फूल दे दिया तो ये भी नहीं आएंगे। स्वाभाविक सी बात है कि मिट्टी, खनिज पदार्थ, पवन और वर्षा यही अजैविक है, यानी जीवों से संबंधित नहीं है।
तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 18वें को अगर देखें तो कह रहे हैं कि हम एक कंसेप्चुअल टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। कह रहे हैं कि वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में पाया जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है, सिंपल सा प्रश्न है, इकोटोन हम लोग उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इकोटोन का मतलब ये कोई एक पारिस्थितिकी तंत्र हो गया और यहाँ कोई दूसरा हो गया, तो जहां एक दूसरे को वो लोग ओवरलैप कर रहे हैं, संक्रमित कर रहे हैं, तो यही जो जहां दोनों का ये सीमा रेखा पाया जाता है, इसी को हम लोग इकोटोन बोलते हैं। आगे दोस्तों अगर हम लोग 19वें वाले को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न समुच्चयों में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। तो ग्रीन हाउस गैस आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं वो लोग गैसें। उन गैसों के बारे में बताना है, तो वो गैसें कौन सी हैं दोस्तों? तो यहाँ पर वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। तो यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ग्रीन हाउस गैस में। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सेट क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सेट चुनना है ना, तो सबसे सूटेबल सेट यही है। तो बाकी और भी कुछ हैं कुछ नहीं है, तो इससे कंफ्यूज न होइएगा आप। 20वें वाले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, तो आपको भारत को परिभाषित करना होगा, तो जो दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से तो कौन से करेंगे? तो जानते हैं दोस्तों, भारत एक श्रम आधिक्य वाला अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो श्रम आधिक्य, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों काम करने वाले बहुत हैं और उनको काम मिलता कम है, तो यही सबसे ज्यादा है। व्यापार अधिक में हम लोग नहीं कह सकते, पूंजी अधिक भी नहीं कह सकते, पूंजी की भी हम लोग यहाँ कमी है, और एक खाद्य की कमी वाला तो नहीं है, लेकिन यही है, एक यही सबसे ज्यादा सूटेबल है। आगे दोस्तों अगर हम लोग 21 वाले को देखें यहाँ, तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में, तो भारत में आर्थिक उदारीकरण, तो आप लोग जानते हैं एलपीजी सुधार हुआ 1991 में, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वो काम हुआ था, जो इस समय स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ। तो आर्थिक उदारीकरण का मतलब दोस्तों आपको लाइसेंस वगैरह में ढील दी जाएगी, आप पहले अपना उद्योग लगाइए, काम करिए, लाइसेंस कागज पत्र वाला काम बाद में कर लेना। इसी को उदारीकरण कहा जाता है कि आपको उदारता दे दी गई, आपको बहुत ज्यादा पहले प्रपंच नहीं रचा जाएगा, पहले आप अपना काम करिए, सब बाद में होगा। तो यही है औद्योगिक लाइसेंस नीति में ये तो नहीं होगा भारतीय यहाँ पर यस, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, तो वास्तविक बदलाव हुआ, यानी लाइसेंस वगैरह में ढील दी गई बड़ी मात्रा में। ऑप्शन नंबर ए यही हो जाएगा आपका। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। एक कंसेप्चुअल प्रश्न है, जो दिमाग लगाएगा वही कर पाएगा और जो दिमाग नहीं लगाएगा वो नहीं कर पाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं कि उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी, यानी उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है। तो इनका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि उच्च बचत वाली यदि आपकी अर्थव्यवस्था है और ऐसी क्या कारण है कि पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन में परिणामित नहीं, यानी आपके पास पूंजी तो है, पूंजी बड़ी मात्रा में है, लेकिन उत्पादन उतना नहीं कर पा रहा है जितना होना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि पूंजी की निर्माण क्षमता कम है। जैसे आपके पास मशीन है, मशीन पुरानी है, पूंजी तो है, लेकिन वो पुरानी मशीन है तो उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगी नई मशीन की तुलना में। तो इसी को कहा जाता है दोस्तों कैपिटल आउटपुट रेशियो, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बार इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ये भी एक तरह का फैक्चुअल प्रश्न है, जरा देखें क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। एक बार अमर्त्य सेन ने कुछ सुझाव दिए थे, इन सुझावों को आपको दिया गया है कि कौन सा सुझाव उन्होंने दिया था, पढ़कर बताना है सही कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं अमर्त्य सेन ने व्यक्ति की कल्याण की बात किया और उन्होंने वस्तु उन्मुख, उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था वस्तु उन्मुख नहीं होनी चाहिए। तो यहां कह रहे हैं कि वस्तु उन्मुख होना चाहिए, तो नहीं, ये गलत हो गया आपका, तो ये गलत हो गया। तो यानी एक हमारे ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जन उन्मुख बताया था, वस्तु उन्मुख नहीं बताया था अर्थव्यवस्था क्या। तो यहां पर हम लोग को जहां जहां एक है उसे हटा देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। हम लोग कह सकते हैं उन्होंने जो सुझाव दिया कि अर्थव्यवस्था जन उन्मुख होनी चाहिए।
सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, यानी जन उन्मुख बताया। तो जन उन्मुख में निर्धन व्यक्ति तो ऑटोमेटिक रहेगा। विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होने चाहिए। तो यस, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग देखें ये 24 वाले में, तो कह रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने विध्वस्त किया? तो स्वाभाविक सी बात है, बख्तियार, ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर देखें 25 वाले को, तो दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का शब्द इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? तो गांव में कहता है ना, मुंह से मुकद्दम, मुंह से मुखिया। तो गांव के जो सरपंच होता है यानी मुखिया होता है, उसके लिए मुकद्दम शब्द यूज होता था दिल्ली सल्तनत में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। याद रखे रहेंगे, मुंह से मुकद्दम, मुंह से मुखिया, तो आपके दिमाग में बना रहेगा। आगे अगर हम लोग 26 वाले में देखें, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो दोस्तों जानते हैं 42वें संविधान संशोधन में हमारे संविधान में एक 3 शब्द महत्वपूर्ण जोड़े गए थे, जिनका नाम था सपा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो यहाँ पंथ है तो पंथ कह सकते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1900 कब हुआ था? 76 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 76 में जोड़ा गया था। आगे अगर हम लोग देखें तो ये 27 में क्या है? किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की शासिका थी, 1858 में भारत की मालिका यानी एम्पायर्स ऑफ इंडिया की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बनाई? तो आप लोग जानते हैं, स्वाभाविक सी बात है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 27 का आपका ए हो जाएगा। आगे अगर देखें 28 वाले को, तो कह रहे हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया। तो क्यों किया गया इसी दिन को? तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, इस दिन स्वतंत्रता का प्रण लिया गया था। नेहरू जी, लाहौर, वो चीजें आपको याद आ रही होगी ना। तो वही ये एक शुभ दिन नहीं था, ऐसा नहीं था। संविधान के देने वालों की इच्छा थी, ये इच्छा भी नहीं था। और अंग्रेजों की तारीख से पहले भारत छोड़ने के तैयार नहीं थे, ये भी गलत। तो आप लोग जानते हैं इस दिन 1919 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था कि 1929 को ही लाहौर अधिवेशन में ये प्रण लिया गया था पूर्ण स्वतंत्रता का, और वहां पर झंडा फहराया गया था। तो इसी के लिए मतलब संविधान जो बनकर तैयार हो गया था 2 महीना पहले, लेकिन 2 महीना बाद 26 नवंबर को हो गया था, लेकिन उन्होंने 26 जनवरी 1950 को किया, जबकि 49 में ही हो गया था 2 महीना पहले। आगे अगर हम लोग देखें तो 29 वाले में कह रहे हैं कि एक तरफ आपको कुछ प्रावधान दे दिए, दूसरी तरफ संविधान का भाग। सिंपल सा प्रश्न है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो यहाँ आपको मिला मतलब कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यस, कौन मिलाना नहीं है, एक तरह से हमें बताना है कि कौन सा मिस मैच है, उसके बारे में हमें बता देना है। तो राजभाषा आप लोग जानते हैं, तो राजभाषा जो है 17 में दिया गया है, भाग 17 संबंधित है। संघ राज क्षेत्र भाग 8, अनुसूचित जाति 10, और निर्वाचन जो है वो कह रहे हैं कि 11वें से, निर्वाचन 11वें से नहीं 9 से, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 9 ऐसे पढ़े हैं और 11 तो ऐसे दे दिया, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये आपका ये होना चाहिए इसके स्थान पर। आगे देखें, अगर यही आपका आंसर होगा। आगे अगर हम लोग 30 वाले को देखें, तो आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ, कह रहे हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे राज्यपालों से संबंधित घटनाओं के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, विचार करिए। तो पहला कह रहे हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल। वह राष्ट्रपति के इच्छा पर पद धारण करता है, यस। तो ऑप्शन नंबर ए, तो मतलब स्टेटमेंट पहला तो आपका सही है। दूसरा कह रहे हैं कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल को भंग कर सकता है, यस, भंग कर सकता है, यदि परिस्थितियां ऐसा बनती है तो भंग भी कर सकता है, ये भी आपका सही है। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो करें, संविधान में स्पष्ट रूप से राज्यपाल को राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख घोषित किया गया है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जिस तरह से राष्ट्रपति एक नाम मात्र का प्रमुख है, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, उसी तरह से राज्य के सेंस में वास्तविक शक्ति सीएम के पास होती है, और ये राज्यपाल जो होता है नाम मात्र का मुखिया होता है। जैसे हम लोगों के दादा है ना, दादा नाम मात्र के मुखिया रहते हैं, सब कुछ उन्हीं के नाम से, न्योता, जमीन सब उन्हीं के नाम से होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति तो पापा के हाथ में होती है ना। तो वही हाल है यहां पर भी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 को अगर हम लोग देखें
तो कह रहे हैं कि हालिया नीति आयोग की रिपोर्ट्स और सहकारी संघवाद की चुनौतियों के संदर्भ में कुछ हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इन्हीं स्टेटमेंट को पढ़कर बताना है कि सही कौन सा है। तो दोस्तों हमें मालूम है, आपने नीति आयोग के बारे में खूब पढ़ा होगा, ये संवैधानिक संस्था नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है दोस्तों, यह एक कार्यकारी निकाय है एक तरह से। तो ये तो गलत हो गया आपका, तो ये गलत हो गया, तो एक नहीं होना चाहिए हमारे ऑप्शन में। तो स्वाभाविक सी बात है, आप समझ गए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 और 3 सही है, क्योंकि सहकारी संघवाद का अर्थ केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक प्रशासन, जीएसटी परिषदीय संघ ढांचे का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो ये आपको पता हो या ना हो, पहला पता रहा होगा तो आप उत्तर निकाल लेंगे। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं आगे, एक सेकेंड, तो 32 वाले में हमसे पूछा जा रहा है कि आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना का सबसे जो पहला नाम आता है सुरेंद्र बनर्जी, इनके साथ आनंद मोहन बोस भी थे। तो एक देकर एक आपसे पूछा जा रहा है, तो यानी आपसे ये पूछना चाह रहा है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया, सुरेंद्र बनर्जी, बंगाली। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। इसको लिए लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या है, ध्यान दीजिएगा जरा। कह रहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये लाइन आप लोगों ने बहुत सारी फिल्मों, बहुत जगह सुना होगा। तो इन पंक्तियों को किसने लिखा है ये पूछ रहे हैं। तो बिना सोचे समझे लोग राम प्रसाद बिस्मिल को लगा देते हैं, तो नहीं। राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी हो रही थी तो उस समय उन्होंने इसको गाया था, लोकप्रिय बनाया था। लेकिन दोस्तों वास्तव में ये लिखी गई है, बिस्मिल नाम में भी इसको बिस्मिल लगा है। तो आजिम बादी, तो बिस्मिल आजिम बादी ने इसको लिखा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस बात को आप लोग एक दिमाग में फिट कर लीजिए, इन्होंने ही लिखा है, गाया था, इसको लोकप्रिय बनाया था राम प्रसाद बिस्मिल। हालांकि दोनों के नाम में ये बिस्मिल लगा हुआ है, तो आप लोग दिमाग में बनाए रखिए। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो 34 हो गया। 35 वाले को देखें अगर, तो कह रहे हैं कि लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित किसने किया था। लाठी क्लब की स्थापना किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर हम लोग ये 36 वाले को देखें तो मैचिंग वाला प्रश्न है, तुरंत हम लोग कर लेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मैचिंग वाले प्रश्न में। सूची 1, सूची 2। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, आप लोग को तो पता होना चाहिए। और ये हो गया, ये तो हो जाएगा। और आगे जो हमसे पूछा जा रहा है, यह एक चारागाह के लिए हम लोग, इसमें आपको जो सबसे ज्यादा क्लियर रहे उसी को पहले लगाया करिए। तो कृषक में दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो आपको आता है यहाँ, तो ये ऋग्वैदिक समाज में जानते हैं ये कृषक समाज बन गया था। तो ये सी वाला 3 वाला आपके पास सी पे चला आएगा। और जमींदारी कब हुआ था दोस्तों, मध्यकाल में। यस, मध्यकाल में तो जमींदारी चल रही थी। और चारागाह उत्तर वैदिक काल। तो आपका जो होना चाहिए दोस्तों, ये आंसर बनना चाहिए, वो कौन सा बन रहा है, ए वाला 4, बी 3, सी 1, डी 2। तो डी 2 पे होना चाहिए। तो ये आपका यही है, डी वाला है। आगे दोस्तों अगर हम लोग 37 वाले को देखें तो कह रहे हैं कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए। तो प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं, और पाली तो आप लोग जानते हैं, बौद्ध ग्रंथ इसमें लिखे गए हैं। तो अर्धमागधी, ये प्राकृतिक मत लगाइएगा, अर्धमागधी भाषा में प्रारंभिक जैन साहित्य पूछा है तो यही करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा जा रहा है कि नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति में निम्नलिखित में से इसके सेंस में कौन सा सही है, तो बताना है हमें सही कौन सा है। तो यहाँ पर देखें पहला स्टेटमेंट, यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 भुजाओं वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है, आप लोग खूब देखे होंगे यहाँ पर। तो ये वाला तो हमारा सही हो जाएगा। दूसरे वाले में कह रहे हैं अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं और बाएं काल में एक महिला का। तो यस, ये भी दोनों के दोनों कथन सही है हमारे यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, नटराज मूर्ति। एक बार आप लोग देख लीजिए। केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है, जो अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था। इसके लिए आपको 3 स्टेटमेंट देकर पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला तो हम लोग देखते ही तुरंत कह देंगे हाँ सही है, यह राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई पहली परियोजना है। तो नदी जोड़ो पहली परियोजना नहीं, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के तहत यह पहली मतलब परियोजना है। तो ये वाला तो बिल्कुल सही वाला स्टेटमेंट है, तो हम ये डी वाला को खारिज कर सकते हैं। दूसरे वाले स्टेटमेंट को देखें तो यह परियोजना
बेतवा नदी से केन नदी में अधिशेष जल स्थानांतरित करने का लक्ष्य रखती है। नहीं मेरे भाई, यह जो है यहाँ पर ये जो केन नदी का सरप्लस जल है इसे बेतवा नदी में डालने का ये योजना है। क्योंकि दोस्तों आती तो दोनों मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं, इसके बारे में आप लोग थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिएगा। लेकिन केन नदी का जो अधिक जल है बेतवा नदी, क्योंकि बेतवा नदी बुंदेलखंड से बहती है तो वहां पानी की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आप समझ जाइए, बी से बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में पानी की किल्लत रहती है तो वहां बेतवा नदी बहती है तो उसको अधिक जल चाहिए, तो इसके लिए है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। केन और बेतवा दोनों कह रहे हैं गंगा नदी की सहायक नदी। नहीं दोस्तों, दोनों यमुना नदी की सहायक नदी है। इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि बेतवा हमीरपुर में आकर यमुना से मिलती है, और केन जो है वो बांदा, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आकर यमुना से मिलती है, और बेतवा तो हमीरपुर में आकर यमुना से मिलती है। तो याद रखे रहेंगे। आपका जो सही होगा केवल एक सही हो जाएगा। 39 का आपका जो आंसर सही हुआ दोस्तों वो केवल एक। बहुत अच्छा। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 को हम लोग देखें तो आपको वेतन आयोग के संदर्भ में कुछ बातें देकर पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा सही है। तो वेतन आयोग के बारे में आप लोग जानते हैं, अमूमन 10 साल में इसका गठन किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। तो कह रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों में गठन किया जाता है। तो नहीं दोस्तों, अमूमन 10 वर्षों में गठन किया जाता है। 1-2 साल इधर उधर हो जाता है, लेकिन 10 साल के ऊपर ही रहता है। तो ये वाला तो आपका गलत हो गया देखते ही। तो देखते ही गलत हो गया तो आप खटाखट खारिज करना शुरू कर दीजिए, आपको उत्तर आराम से मिल जाएगा। आप कुछ जानते हो या न जानते हो, तो आपको सारी चीजें बिना पढ़े ही पता चल गई। आप यहां से समय बचाकर निकल सकते हैं, लेकिन हम आपको तो पढ़ा रहे हैं, हमें थोड़ा सा आपको आउटलाइन देना जरूरी है। तो कह रहे हैं यह महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत डीआर से पुनर्निर्धारण के फार्मूला सुझाता है। जी बिल्कुल, तो 2 वाला सही है। और वेतन आयोग की सिफारिशें करें केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है, राज्यों पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। तो दोस्तों यहां पर थोड़ी सी गलती है, क्योंकि दोस्तों वेतन आयोग की जो सिफारिशें होती हैं खास करके केंद्र सरकार के द्वारा होता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के द्वारा होता है। लेकिन राज्य सरकार भी इसे अपना सकते हैं, बहुत से राज्य सरकार अपनाते हैं, कुछ एक थोड़ा सा नहीं अपनाते हैं। तो लेकिन हम कह सकते हैं राज्यों पर भी एक तरह से प्रभाव डालती है। तो ये गलत हो गया ये भी, और पहला भी केवल 2 सही हुआ आपका। आगे अगर हम लोग देखें ये 41 वाले को, तो 41 वाले में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, 41 वाले में क्या कहा जा रहा है, जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर, जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 2024-25 में घटी है, जबकि नाममात्र दर अपेक्षाकृत अधिक है। तो ये आपको इतना बात बता रहा है प्रश्न में ही। तो निम्नलिखित में से कौन सी नीति सबसे उपयुक्त मानी जाएगी। तो यहां आपको कुछ बातें लिखी गई हैं ऑप्शंस में, बताना है कि इस सिचुएशन में कौन सी प्रतिक्रिया सबसे उपयुक्त मानी जाएगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों आपूर्ति पक्ष सुधारों को प्रोत्साहन देना होगा, यानी जो सप्लाई कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन करके सप्लाई कर रहे हैं, तो आपूर्ति पक्ष सुधारों को हमें प्रोत्साहन देना होगा, ज्यादा से ज्यादा चीजें सप्लाई हो सके जिसमें उत्पादकता बढ़ाई जा सके। तो स्वाभाविक सी बात है, उत्पादकता हमें जोर देना होगा तभी बढ़ेगी। तो उत्पादकता जोड़ देंगे तो इंडस्ट्रीज वगैरह खूब फलेंगे फूलेंगे, ज्यादातर वो कर्मचारियों को बुलाएंगे, ज्यादातर लोगों को काम मिलेगा, लोगों को पैसा मिलेगा, लोग पैसा खर्च करेंगे, तो मार्केट में एक तरह से बढ़ेगी जो है आपूर्ति। तो भारत और अमेरिका द्वारा 2025 में शुरू की गई ट्रस्ट पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारत अमेरिका ने जो ट्रस्ट पहल शुरू किया है, आपसे यही पूछ सकता है कि ट्रस्ट पहल किसके द्वारा शुरू किया है, तो भारत अमेरिका के द्वारा। तो इसका उद्देश्य क्या है, आखिर इन दोनों ने क्यों शुरू किया है, इसके बारे में हमें बताना है कि क्यों शुरू किया है। तो दोस्तों इसलिए सामरिक तकनीकों के माध्यम से रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये बी हो जाएगा यहां पर। आगे अगर हम लोग देखें ये 43 वाले को, कह रहे हैं 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के बारे में। आप लोग देखे होंगे यह उत्तराखंड में हुआ, और 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ हुआ, तो उत्तराखंड में हुआ था, ऐसे भी पूछ सकता है आपको। तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक प्राप्त, उत्तर प्रदेश ने कितने पदक प्राप्त किए और उसकी रैंक क्या थी, यानी उत्तर प्रदेश की रैंक क्या थी और वो कितने पदक जीते हैं, ये हमें बताना है। तो दोस्तों सबसे टॉप पर तो एक सर्विसेज करके मतलब स्पोर्ट थी, जो सशस्त्र बलों का टीम होता है, सर्विसेज, ये टॉप पर थी 1 नंबर। दूसरे नंबर पर तो महाराष्ट्र थी। तो ये एक दूसरा तो आप जानते रहिए। और तीसरा वाले में दोस्तों मतलब उत्तर प्रदेश का पूछा है,
तो उत्तर प्रदेश की 13वीं रैंक के साथ 56 पदक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये याद रखे रहेंगे। आगे अगर हम लोग देखें तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 44 में देखें पूछा जा रहा है, खेल से रिलेटेड ये भी है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल मैच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है ये बताना जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो दक्षिण अफ्रीका ने इस संस्करण में अपना पहला खिताब जीता है, दक्षिण अफ्रीका ने जीता था, तो यही वाला सही है, ऑप्शन बी। बाकी कौन सा गलत है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये आप देख सकते हैं यहाँ, यही वाला सही है। आगे अगर हम लोग ये 45 वाले को देखें तो कह रहे हैं कि भारत में चिनाब रेल पुल की स्थापना का रणनीतिक महत्व निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो चिनाब रेल पुल जो चिनाब में बनाया गया है, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था, इसकी स्थापना का रणनीतिक महत्व निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये हमें अब बताना है। तो जम्मू कश्मीर घाटी तक अखंड रेलवे संपर्क बनाना, तो यही है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर जम्मू से कश्मीर घाटी तक अखंड रेलवे संपर्क बनाने के लिए यह बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। आगे अगर हम लोग ये 46 वाले को देखें तो ये आज बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, तो इसे आप लोग जानते होंगे। महाकुंभ के आयोजन की तिथि निर्धारित करने में मुख्यतः किन खगोलीय स्थितियों की भूमिका होती है। तो किन खगोलीय भूमिका की स्थिति होती है दोस्तों, तो बृहस्पति, सूर्य और चंद्र राशि की स्थिति को इसमें लिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। सिंपल सा प्रश्न है। और यहाँ पर तो एक ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में था, शुभांशु शुक्ला वाला, किन मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत 25 जून 2025 को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजे गए। तो आप लोग जानते हो एक्सियोम 4 मिशन के तहत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ। आगे अगर 48 वाले को देखें तो निम्नलिखित मई 2025 में किस 3 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है। तो ऐसी कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां थी जिन्हें मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा मिला है, इसे हमें बताना है। तो जानते हैं दोस्तों, अवनल करके था, एक मिल करके था। तो ये कहाँ गया, ये यहाँ पर, ये अवनल यानी AVNL मिल और IOL, ऑप्शन नंबर बी यही थी। तो इसे याद रखे रहेंगे, थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें हैं। तो आपको कथन कारण से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। कथन में कहा जा रहा है कि भारत ने 2035 तक मानव युक्त चंद्र मिशन भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो नहीं मेरे भाई, भारत ने 2040 तक मानव युक्त चंद्र मिशन भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 35 तक जो किया है वो एक अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करना एक बढ़िया तरीके से उसको निर्धारित है, लेकिन 40 तक ये वाला है, तो यहाँ एक गलत हो गया। तो ए हम कह सकते हैं गलत है। तो ए गलत है, तो हम लोग इसे काट सकते हैं, इसे काट सकते हैं, तो और इसे काट सकते हैं। तो हमारा उत्तर निकल गया पहला, तो आप लोग कह सकते हैं डी वाला होगा। क्यों होगा, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के अनुभव से दीर्घकालिक मानव अभियानों के लिए आवश्यक तकनीकी आधार मिलेगा, यही जो 35 तक निर्धारित है उसी के माध्यम से। तो ये वाला सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। आगे अगर हम लोग इधर 50 वाले को देखें तो ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में था कुंभ के समय। अंतरराष्ट्रीय पंछी महोत्सव 2025 का आयोजन किस दौरान हुआ। तो दोस्तों हम लोग जब इलाहाबाद में यहीं रह रहे थे, महाकुंभ लगा था, तो इतनी ज्यादा हेलीकॉप्टर उड़ रही थी, दिन भर में लगता है 50 हेलीकॉप्टर आती जाती होंगी। तो उसी समय ये अंतरराष्ट्रीय पंछी महोत्सव का आयोजन भी हो रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि पंछियों को उड़ने नहीं दे रहे हैं और पंछी महोत्सव कर रहे हैं, तो ये इस समय खूब चर्चा में था। तो महाकुंभ के समय ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, ये 50 का बी। आगे अगर देखें 51 वाला कि जल शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त होती है। तो सिंपल सी बात है, आरओ आप लोग खूब नाम सुने हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, विपरीत परासरण, ऑप्शन नंबर सी। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश, जब अंतरिक्ष यात्री आकाश से देखते हैं तो मतलब अंतरिक्ष से देखते हैं तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है, स्वाभाविक सी बात है। और आप लोग कमेंट्स बताएंगे आखिर नीला क्यों उनको दिखाई देता है, कमेंट्स में अगर जानते होंगे तो बता दीजिएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो दिए हुए ऑप्शंस में सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यानी नेचुरल एलिमेंट कौन सा होता है, ये हमें बता दीजिए।
तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ मरकरी नहीं, कैल्शियम नहीं, यहाँ यूरेनियम ही होगा सबसे भारी। आगे अगर हम लोग देखें 54 वाले में, तो निम्नलिखित में से कौन से पीतल के घटक हैं? तो पीतल के घटक कौन हो सकते हैं दोस्तों? यहाँ पर आप बता सकते हैं। यहाँ पीतल के घटक जस्ता और तांबा होता है। कहाँ है जस्ता तांबा? तांबा यहाँ है ऑप्शन नंबर 1 में, जस्ता और तांबा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 वाले को देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक सजीवों में नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो ऐसा कौन सा घटक है सजीवों में नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो कौन सा होता है दोस्तों? ये उत्परिवर्तन तो नहीं यहाँ होगा इसमें, तो उत्परिवर्तन नहीं, ये यहाँ पर पार्थक्य नहीं, प्राकृतिक वर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यस। आगे अगर हम लोग देखें 56 वाले को, तो इसमें कह रहे हैं किसी जीव में केंद्रीय डीएनए के एक पूर्ण सेट को क्या कहा जाता है? केंद्रीय डीएनए के एक पूरे सेट को क्या कहा जाता है? तो खूब आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, जीनोम, ऑप्शन नंबर डी, जीनोम कहा जाता है। आगे अगर हम लोग 57 वाले को देखें तो कह रहे हैं किस सेट में सारी विषाणु, यानी सारी का मतलब यहाँ ये होना चाहिए दोस्तों सभी, यानी सभी, ऐसे कौन सा विकल्प है जिनमें सभी वायरस जनित बीमारियां हैं, विषाणु जनित बीमारियां हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग जानते हैं, तो तपेदिक तो नहीं हो पाएगा यहाँ, ये कोई भी एक होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, और कैंसर भी तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यही बचता है बी वाला, जो जबकि इसमें हमें मालूम नहीं था लेकिन बाकी और को हमें मालूम था, हमने एलिमिनेट कर दिया तो हमें उत्तर मिल गया, यही होगा मम्स, रेबीज, हर्पीज। आगे अगर देखें तो 58 में क्रोनोलॉजी से प्रश्न है ये, हमें कुछ नदियों के नाम देकर उत्तर से दक्षिण दिशा के आधार पर हमें सेट करना है। तो इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ बताना है। किशन गंगा दिया, गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा। तो किशन गंगा जानते हैं जम्मू कश्मीर में, नाम से ही है, के से किशन, के से कश्मीर, तो स्वाभाविक सी बात है कश्मीर गंगा के और उत्तर में है, क्योंकि कश्मीर और उत्तर में है ना, वो भारत के जो मैदान है जलोढ़ वाले, तो यहाँ पर आपको किशन गंगा हो जाएगा। फिर उसके नीचे थोड़ा सा आएंगे तो आपको गंगा मिलेगा। फिर दोस्तों बीच में आएंगे, लगभग एमपी और थोड़ा सा मध्य प्रदेश में ये बहती है, तो वहां पर आपको वेन गंगा मिलेगा, भी से हम कर दे रहे हैं, और पेन गंगा आपको तो इधर महाराष्ट्र में मिलेगा, तो ये महाराष्ट्र में, तो कह सकते हैं सब सीधे के सीधे मिले हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, 58 का आपका ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग अब देखें तो 59 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, भारत में कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता भूकंप मेखला में नहीं आता है? तो कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो नहीं आता है उसे बताना है। तो आप लोग जानते हैं हिमालयी क्षेत्र जो है अपना, वो अभी अपनी वृद्धि की अवस्था में है, इसलिए वहां पर भूकंप ज्वालामुखी क्रियाएं बहुत आती हैं। और जो अपना जो मतलब साउथ का जो पठार है वहां पर नहीं है, तो उत्तराखंड भी इसी में आ जाता है, कच्छ भी आ जाता है, हिमाचल प्रदेश आ जाता है, यहाँ पर उच्च तीव्रता की भूकंपी मेखला है, लेकिन कर्नाटक के पठार में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपना। 60 वाले को अगर हम लोग देखें तो ये भी अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था, ईरान इजराइल के युद्ध के समय जब हार्मुज जल डमरू मध्य बंद हुआ था, ईरान ने बंद कर दिया था गुस्से में आकर, तो आप लोग जानते हैं हार्मुज जल डमरू बंद के बारे में थोड़ा सा पढ़े होंगे, जो दो जली क्षेत्रों को जोड़ने काम करती है। तो हार्मुज जल डमरू मध्य में प्रतिदिन पार होने वाला तेल विश्व के तेल का लगभग 5वां हिस्सा होता है। तो इसको अलग भाषा में कहें तो विश्व का तेल व्यापार जितना होता है उससे 20% इसी हार्मुज जल डमरू मध्य के माध्यम से होता है। तो इसलिए वो बंद कर दिया कि पूरे विश्व को प्रभावित करना चाहता था ईरान, तो ये वाला सही है। दूसरा वाला स्टेटमेंट देखो तो यह जल डमरू मध्य ऐसे भौगोलिक स्थान पर स्थित है जहां दोनों ओर के तटीय क्षेत्र कम से ईरान और ओमान क्षेत्रीय सीमा में आते हैं। तो क्षेत्रीय सीमा में आते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो यस बिल्कुल सही है, तो ईरान और ओमान क्षेत्रीय सीमा में आते हैं, तो ये वाला बिल्कुल सही, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 60 का। आगे अगर हम लोग देखें 61 वाले में, तो वही कथन कारण से रिलेटेड बातें दी गई हैं हमको, तो चले हम लोग देखते हैं भाई कौन सा है कथन, क्या कह रहा है कारण।
प्रायद्वीपीय भारत में तालाबों और टैंकों द्वारा सिंचाई प्राचीन काल से ही प्रचलित रही है। जी दोस्तों, बिल्कुल रही है। आप लोग जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत, तो वहाँ का जो पूरे कंकड़ पत्थर पथरीले से बनी हुई है, तो वहाँ पर नहरें वगैरह बनाना संभव नहीं था। उत्तर भारत की तरह मिट्टी है, आसानी से खोद दे, तो वहाँ पर खोदना बहुत कठिन और महंगा भी होता है क्योंकि पूरा कंकड़ पत्थर है। तो ये वाला बात बिल्कुल सही, इसलिए जगह जगह कुआं तालाब बनाकर सिंचाई होती है। कारण इसका देखें तो प्रायद्वीपीय भारत में अधिकांश क्षेत्र ग्रेनाइट और कठोर आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। यस, यही मैंने आपको बताने का प्रयास किया, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 62 वाले में, तो मिलान वाला है, वो भी सिंपल सा प्रश्न है। घास के मैदान क्षेत्र और वो किस देश किस महाद्वीप में है, मिला दीजिए। स्टेपीज आप लोग जानते हैं, तो स्टेपीज कहाँ है ये, तो स्टेपीज को पहले छोड़ते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा क्लियर है उसको मिलाते हैं। वेल्डिंग से हम लोग हेर फेर कर देते हैं चीज़ों को, तो हेर फेर से याद आया अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखेंगे नक्शे में सबसे नीचे है, सबसे डाउन में है, तो हम लोग इसे डाउन्स कह देते हैं। ये तो मतलब समझने का तरीका है, यहाँ पर वो घास के मैदान है। तो और प्रेरीज क्या है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, और स्टेपीज रूस में, और कह सकते हैं या हम लोग ये यूरोप में। तो आपका कौन सा यहाँ पर सही हुआ, ए वाला 3 पर, ए वाला 3 पर कहीं नहीं है, सिर्फ यही है, और बी वाला 1 पर, यही वाला आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे अगर देखा जाए तो 63 में क्या कहा जा रहा है आपसे, 63 में वही कथन कारण वाली बात लिखी गई है, जरा ध्यान देंगे। तो कथन है, कारण है, विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल, उष्ण मतलब गर्म मरुस्थल, महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर स्थित होते होंगे। तो आप लोग वो जो पढ़े होंगे ना, तो आपके बारे में खूब ऐसे ऐसे देखे होंगे को पश्चिमी किनारे पर महाद्वीप पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है। और इन क्षेत्रों में व्यापारिक पवनें ऊपर उठती हैं, जिससे वर्षा की संभावना अधिक होती है। नहीं मेरे भाई, वर्षा की संभावना कम होती है, जिसके कारण ये कारण आर आपका गलत हो गया। तो 63 में आपका जो आंसर होना चाहिए दोस्तों, वो तो केवल यहाँ पर आर गलत हो, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ए केवल सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 को हम लोग देखें तो आपको मिलाने वाला दिया है, यूपी स्पेशल से रिलेटेड प्रश्न है। प्रमुख खनिज दे दिया है एक तरफ और एक तरफ जिला दे दिया है, मिला के हमें बता देना है कौन सा कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं चूना पत्थर सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्रों में जैसे पाया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों हो सकता है, तो यहाँ कंफ्यूजन है क्योंकि चूना पत्थर एक ही है और मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों दे दिया है। तो इसको अभी हम रुकते हैं, सावधानी से मिलाते हैं, पहले हम लोग दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आखिर कौन सा है, तो ये वाला शीशे वाली बालू जो हम लोग कहते हैं, जिसे कहते हैं, तो ये प्रयागराज में मिलती है। तो ये बी वाला 3 पर चला जाएगा हमारा। तो बी वाला 3 पर कहाँ कहाँ है, इसको हम लोग हटा दें, इसको हटा दें, तो हमें हमारा रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तुक्का भी लगा देंगे तो लगने का चांस ज़्यादा होगा। अगला दोस्तों ये कह रहे हैं कि ये ललितपुर में दोस्तों क्या पाया जाता है, ये तांबा, खूब जानते हैं आप लोग, खूब पढ़े हैं। तो सी वाला 2 पर चला जाएगा, सी वाला 2 पर कहाँ है, बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाना चाहिए। अब हम सीधा सीधा कह सकते हैं, तो डी वाला हमारा 1 पर आएगा, ये सोनभद्र, ये चूने के पत्थर पे, और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। यस, आगे अगर हम लोग देखें 65 वाले में, तो भारतीय गुणवत्ता परिषद के संदर्भ में कुछ बातें लिखकर बताना है सही कौन सा है। तो भारतीय गुणवत्ता परिषद का गठन भारत सरकार तथा भारतीय खाद्य उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। तो ऑप्शन, ये स्टेटमेंट जो पहला है ये सही है, तो ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। और दूसरा में कह रहे हैं कि भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योगों द्वारा सरकार की कई गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो ये दोनों सही हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर देखें 66 वाले में, तो वही है कारण कथन वाला बात यहाँ पर दिया गया है, कथन है कारण है। तो बताना है सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक वृद्धि आवश्यक है। जी आवश्यक तो है, तो ये बात तो सही है, तो ये सही है। सतत विकास का उद्देश्य भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
वर्तमान संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना है, यानी सतत विकास का आपको परिभाषा दे दिया। तो यही तो है सतत विकास का मुख्य मतलब क्या होता है कि हम लोग विकास को ऐसे करें कि हम लोगों की जरूरत पूरी हो जाए, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां उनके लिए भी बचा कर रखा जाए। तो नहीं तो गाली देंगी कल आने वाली कि हम लोगों के लिए कुछ छोड़े नहीं। तो दोनों तो सही हैं दोस्तों, लेकिन ये आर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, जो ये बात कही उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन दोनों सही हैं। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं जो हमारा आंसर होना चाहिए तो वो कौन सा होगा, वो बी पर जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 67 वाले को अगर देखा जाए तो कह रहे हैं यहाँ पर इसमें से क्या कह रहे हैं कि कौन सा कथन परमाणु ऊर्जा उत्पादन की वैज्ञानिक प्रक्रिया को सही रूप से दर्शाता है। तो बताना है, हमें सही उत्तर देना है। पहला स्टेटमेंट अगर हम लोग पढ़ें तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन मुख्यतः नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित होती है। तो नहीं दोस्तों, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर आधारित होती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो परमाणु ऊर्जा, तो जो हाइड्रोजन बम होता है दोस्तों वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। दूसरा वाला देखें, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सामान्यतः यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 जैसे तत्वों का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 2, ये स्टेटमेंट 2 सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। बहुत अच्छा। आगे अगर 68 वाले को हम लोग देखें तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारक को वायु प्रदूषण का प्रत्यक्ष स्रोत माना जाता है जिसका प्रभाव PM2, NOx और सल्फर डाइऑक्साइड यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को रूप में वायुमंडल में दिखाई देता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ये कहना क्या चाह रहे हैं कि वायु प्रदूषण का प्रत्यक्ष स्रोत किसे माना जाता है जिसका प्रभाव PM2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के रूप में वायुमंडल में दिखाई देता है, किसके कारण। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग जानते हैं वही है, सिंपल सी बात है, कोयला, ज़्यादा से ज़्यादा कोयला जलाओगे, पेट्रोलियम जलाओगे, तो ये सब जो ईंधन जलाते हो इसके माध्यम से ये सब फैलते हैं, वायु प्रदूषण का सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 68 का। आगे अगर देखा जाए 59, तो इसमें कहा जा रहा है कि क्रोनोलॉजी में नहीं, आपको क्रियाओं, निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए, इन क्रियाओं पर विचार करना है। और कौन सी क्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में जोड़ती है। तो यानी ऐसी कौन सी क्रिया है ऊपर दिए गए क्रियाओं में, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ती है यानी जोड़ती है। तो चले देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या जब होता है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ती है, यहाँ तो ऑक्सीजन छोड़ती है दोस्तों ना। तो ये बात तो यहाँ पर गलत हो जाएगी, क्योंकि पहला तो नहीं होना। प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं पौधे जब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, तो पहला तो नहीं होगा भाई, पहला आप काट दीजिए, आपका रास्ता आसान हो जाएगा। दूसरा, हम लोग श्वसन जब करते हैं या कोई भी जीव करता है तो श्वसन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिसके माध्यम से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। तो ये बात तो सही है, दूसरा वाला सही है यहाँ पर, तो हम लोग कह सकते हैं दूसरा सही है। इसके सावधानी से करना होगा दोस्तों। तीसरा वाला देखें, जैव प्रक्रमों का अपक्षय, यानी कोई जैव पदार्थ होता है तो उसका अपक्षय होता है, कोई डेड बॉडी हो गई, पेड़ पौधे सड़े गल गए तो उसके माध्यम से भी होता है। तो यहाँ पर भी है, ये भी ज्वालामुखी क्रियाएं होती है तो उसमें भी निकलता है, यस। तो वहां पर आपका जो होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही है, तो वो सी वाला हो जाएगा, 3, 2, 3, 4। आगे जरा देखा जाए 70 वाले में करें, मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल को क्या कहा जाता था, तो कुलकर्णी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ये बी, क्योंकि गांव में देखते होंगे आधा झगड़ा इन्हीं लेखपालों का होता है। कुलकर्णी जिसे गांव में लोग नहीं कहते हैं, कुलकर्णी धरड़ी लेखपाल का ही है। तो गांव में लेखपाल बहुत सारा खून करवा दिया है, मर्डर करा दिया है लेखपाल लोग, तो गांव का लेखपाल कुलकर्णी। आगे अगर देखा जाए 71 वाले में, तो आपको ये दिए हैं, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं। तो दोस्तों ये चित्रकला की शैलियों को दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें अगर हम लोग, कल्चर से सवाल था ये। आगे यहाँ पर 72 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक तरफ आपको प्राचीन स्थल दे दिया है, दूसरी तरफ पुरातात्विक खोज दे दिया है, तो किन प्राचीन स्थलों की खोज
में क्या खोज हुई इसके बारे में दिया है हमें। तो लोथल गोदीबाड़ा यानी एक तरह से पोर्ट से संबंधित था, बंदरगाह से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, जो जो हम जानते हैं उसको तुरंत मिला दें। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बनावली से हल मिला था, और कालीबंगा से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला था, और धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के 10 बड़े आकार वाले चिन्हों का शिलालेख। तो हमारा कौन सा हुआ दोस्तों? ए वाला 2, बी वाला 1। तो ए वाला 2, बी वाला 1, सी 4, डी 3। तो बी हो जाएगा हमारा 72 का ये, बी 1, सी 3, डी 4। सॉरी, ये हमने यहाँ पर ये होना चाहिए था सी वाला। आगे अगर हम लोग देखें तो 73 में, तो निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य में किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन दिए गए हैं? तो आप लोग सुत्त पिटक, विनय सूतक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक के बारे में खूब पढ़े होंगे। तो नैतिक एवं सिद्धांत, तो सिद्धांत का बारे में पूछा गया है, तो स से सिद्धांत, स से सुत्त पिटक। तो यहां पर आप लोग कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी वाले को। तो ऐसे ऐसे कुछ कनेक्शन छोटा मोटा बनाए रखेंगे तो याद हो जाएगा आपको। तो 1857 के विद्रोह की विफलता के बाद, विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? 1857 का जो विद्रोह हुआ था इतने बड़े लेवल पर, फिर भी फेल माना जाता है कि आज़ादी नहीं मिल पाई, तो उसकी विफलता का क्या कारण थे? तो दोस्तों उसी के सेंस में कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है सही उत्तर कौन सा है। तो देखें, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता तो थी ही भाई, उन्होंने चुस्त थोड़ी सी ही लेकिन चुस्त दुरुस्त किए थे, तो ये वाली बात तो सही है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम विचारधारा नहीं था, सब अपने अपने लड़ तो रहे थे लेकिन खास करके अपने अपने लिए लड़ रहे थे। उनका उद्देश्य कुछ और था, उनका कुछ और था, उनका कुछ और था, तो इसलिए लड़ रहे थे, तो ये भी था। और समाज में सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था, क्योंकि जो बुद्धिजीवी बड़े लोग थे, अमीर लोग, वो तो जमींदारी के चक्कर में अंग्रेजों के चरण चुंबक बन गए थे। तो ये भी सही है, तो सब के सब यहाँ पर सही है। 74 का जो होना चाहिए हमारा वो हो जाएगा दोस्तों डी वाला, 1, 2, 3। आगे अगर देखें 75 में, तो कह रहे हैं अवध में एका संगठन संबंधित किससे था? तो अवध में एका संगठन जो बना था वो किसानों से संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हम लोग ये आज जो घटना चक्र की जो प्रैक्टिस टेस्ट पहला वाला किया, पहला वाले में पार्ट ए करके हम लोग इसे ही खत्म करते हैं। और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो कहीं न कहीं आपको दिक्कत, हमको दिक्कत, तो इसके आसानी के लिए हम लोग जस्ट इसी के बाद पार्ट बी अपलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर 150 तक होगा, 76 से 150 तक पार्ट बी में आपको देखने को मिलेगा। पार्ट ए नाम देकर हम इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, जिसमें आपको आधा मैंने टेस्ट सीरीज करवा दिया, आधा बाकी है। बाकी और टेस्ट सीरीज है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो ठीक रहेगा हमारे लिए और आपके लिए भी। धन्यवाद।